हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे CSI नेट जो भी स्टूडेंट आगे जून में देने वाले हैं या कमिंग एग्जाम्स को देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की वीडियो आप लोग देखें। और जिन भी बच्चों का इस बार CSI नेट का 25 में जैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम्स हुए, उसमें से आपने तीनों एग्जाम्स दिए या एक एग्जाम दिया और एक भी एग्जाम आपके हाथ में नहीं आया, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली अराउंड 90% स्टूडेंट करता ही है जिस वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। तो आज सारा कुछ डिस्कस इसके लिए है, रिलेटेड टू व्हाई 99% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन CSI नेट। इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो CSI नेट के जो स्टूडेंट हैं अराउंड अगर हम बात करें तो बच्चे जब तैयारी करते हैं ना, तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो दिमाग में रखते हैं कि आप किसी के अंडर कर रहे हो या आप खुद कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी के अंडर करते हो तो वहां पे ट्रस्ट फैक्टर मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों का एक जो ट्रस्ट फैक्टर रहता है ना, ये मिसिंग रहता है। कि यार एक्चुअली कहते हैं ना कि जब आपके पास एक आप बैठे हो, आपके सामने 2-3 जने और बैठे हैं, सबको अलग अलग तरीके की मिठाई दी जाए, है ना, तो अपने प्लेट की मिठाई किसी को अच्छी नहीं लगती या अपने प्लेट का लड्डू अच्छा नहीं लगता, दूसरे के प्लेट में क्या सर्व किया है और उसको क्या दिया जाएगा उस पर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। सेम प्रोसेस कोचिंग इंडस्ट्री में भी है। आप किसी के अंडर पढ़ते हो ना, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं रहता, आपको लगता है दूसरी जगह ज्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा है। नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग एनीवन टू एनीथिंग, सब अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि आप जिसके साथ भी हैं उसके साथ जिसके अंडर भी आप पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली आप पढ़ें और एक फेथ रख के पढ़ें कि जिसके साथ आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखो कि जो वो करा रहा है शुरू से एंड तक वो आपको अच्छा ही देगा, क्योंकि उसको भी अपना रिजल्ट दिखाना रहता है ना। दैट पर्सन ऑल्सो वांट टू शो कि हाँ भैया हमारे अंदर एक बच्चा पढ़ा है और जो भी हमने मेहनत करी वो साल भर की या 6 महीने की इस बच्चे ने रिफ्लेक्ट करी। तो जो टीचर काम कर रहा है या एजुकेटर काम कर रहा है या पूरी कंपनी काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है ताकि बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड बन रहे हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ ट्रस्ट ऑन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं किसी भी टीचर से तो ट्रस्ट जरूर रखिए। 2-3 को फॉलो करने की बजाय कंसिस्टेंटली एक को ही फॉलो करिए और ट्रस्टली फॉलो करिए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस, जो बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। स्टूडेंट 10 जगह से क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम कहीं से भी क्वालिफाई। दूसरा पॉइंट इसमें मैं ये कहूंगी कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि दैट इज कि हम ये वाला टॉपिक तैयार करें, हम ये वाला टॉपिक तैयार करें, है ना, आज नोट्स लिख रहे हैं, आज नोट्स लिख लें, अच्छा आज असाइन वो PYQs करने हैं, PYQs कर लें। तो दे आर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आर मेस्ड अप या कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो कंफ्यूजन आप दूर करिए, पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद अपनी 1 महीने की स्ट्रेटेजी बनाइए। इस 1 महीने में मैं इतने टॉपिक खुद टारगेट करूंगा। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को बता रही हूँ। पहले तो कंफ्यूज रहते हैं, फिर उनके पास सेल्फ डाउट बहुत आता है कि मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। अगर आपने 4 दिन हफ्ते में पढ़ा तो 5वें-6ठे दिन आप फिर डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मैं तो सिर्फ पूरे दिन पढ़ ही रहा हूँ, बाकी बच्चे मेरे साथ के जॉब कर रहे हैं या BEd कर रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है विच आई एम टेलिंग यू। ध्यान से समझना, एंड ऑफ द वीडियो तक तुम भी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे फॉल करोगे। अब ध्यान ये देना है कि इन फैक्टर्स को ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें क्या, बच्चे आर टोटली सेल्फ कंफ्यूज। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेल्फ कंफ्यूज्ड रहते हैं, आपको ये पता नहीं रहता कि मैं जो खुद पे तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या नहीं चल रही हूँ, या मैं सही नंबर ऑफ PYQ सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, सही स्ट्रेटेजी मेरी बन रही है या नहीं बन रही है। अगर ये दिक्कत आपको भी आ रही है तो मैं यहाँ पे बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आप मेरा मेंटोरशिप सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जिस मेंटोरशिप सेशन में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को 100% बूस्ट करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में हैं या कहीं तैयारी कर रहे हैं और फिर भी यू हैव अ सेल्फ डाउट ऑन योरसेल्फ, तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशन को जोड़ सकते हैं बाय पिंगिंग मी ऑन दिस नंबर 8860338338 में। इसके अलावा मेरे लाइव बैचेस भी चल रहे हैं CSI नेट के लिए। अगर आपको लाइव बैच में भी जुड़ना है तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब क्या होता है ना, बच्चे BEd में एनरोल कर रखा है। मैं पिछली बार बैचेस में मेरे कम से कम 4 या 5 बच्चे ऐसे थे जो BEd में एनरोल कर रखा था और फिर CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, अगर आप BEd जैसे कोर्स में एनरोल कर रहे हैं और आपको पता है कॉलेजेस इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि छुट्टी नहीं देते, कुछ बच्चियों का रोते हुए फोन आता था
कि मैम हमें रोना आ गया, सर हमें एग्जाम के दिन के लिए भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए उस दौरान आप जब बीएड कर रहे हो तो अपना जो ये सीएसआई नेट वाली जर्नी है इसको 6 महीने की जगह 1 साल लेके चलिए, क्योंकि अगर वो बाय चांस इस 6 महीने में एग्जाम देने में दिक्कत भी आती है तो अगले 6 महीने तक आप एक बार कोर्स पूरा करेंगे, एक बार रिविजन करेंगे, नेक्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा ईयर एंड का उस समय आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो अगर आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप ट्यूशंस ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पास प्रॉब्लम है, पढ़ने का समय कम है, रेस्ट्रिक्ट है या कॉलेज वाले छुट्टी नहीं दे रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, कॉलेज वाले छुट्टी नहीं दे रहे हैं, उस दौरान आप अपने आप को समय 1 से 2 साल का या 1 से 1.5 साल का देके चलिए ही चलिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए आपको समय कम मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप डिवोटेडली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, प्रेशर और होगा, और जो चीज कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं करेंगे। एटलीस्ट अगर बीएड कर रहे हो तो बीएड की डिग्री अच्छी परसेंटेज की लो, ताकि अगर सीएसआई नेट ना हो तो आप अपनी दूसरी साइड से जॉब तो लाइफ में पा सके अगर आपने एमएससी कर रखी हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत अहमियत रखती है, बट हम उस समय रियलाइज नहीं करते जब हम उस जर्नी से जाते हैं। लेकिन जब वो चीज हो जाती है 4 से 5 साल बाद हमें रियलाइजेशन होता है यार कि चलो सीएसआई नेट नहीं हुआ, कम से कम बीएड में परसेंटेज अच्छी है तो उसकी बदौलत अच्छे स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। ये ट्यूशंस पढ़ा रहे हो तो आईसीएसई सीबीएसई के बच्चों को डिवोटेडली पढ़ाओ ताकि तुम प्राइवेट अच्छे स्कूलों में जॉब कर सको। बाय द टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ, आप वहां से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाते हो, किसी के अंडर तैयारी करनी तो फीस के लिए पैसे निकाल पाते हो, सब चीजें कनेक्टेड है। देखो सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि आपने एक बार 10,000 7,000 मांगा तो आपको फीस के लिए पैसा नहीं मिल गया, बच्चों को दिक्कत रहती है फीस देने में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? या तो ट्यूशंस पढ़ाओगे या प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करोगे, या बीएड के साथ आपको फीस देने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि अगर इस जर्नी में पढ़ रहे हो तो अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो तो अपने को 1 से 1.5 साल का समय देके चलो, छोटे स्टेप्स में अपने सिलेबस पूरे करते रहो। जैसे एक बार टारगेट करो 2 महीने में मैं लीनियर अलजेब्रा अच्छे से करूंगा, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अच्छे से करूंगा, फिर रियल अच्छे से करूंगा, 6 महीने में ये करा, नेक्स्ट में अप्लाइड किया, और इस 6 महीने में भी एग्जाम दो, देखो प्योर से कितने मार्क्स ला रहे हो, फिर नेक्स्ट तक सिलेबस पूरा हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी उतने टाइम की होती रहेगी। बाय द टाइम आपका बीएड भी निकल जाएगा या आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप अपनी जर्नी को लेकर चल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम कि 6 महीने की लेके चलो और उस 6 महीने में ना एग्जाम ही क्वालिफाई हो ना तैयारी ही हो और ऊपर से टेंशन अलग हो जाए, और बीएड में भी जिसके अंडर में बीएड कर रहे हो वो उससे भी तुम्हारे टर्म्स खराब हो जाए, क्योंकि बीएड भी तो आपका 1 साल का अब रहा नहीं है ना, 2 साल में आपको डिग्री मिलती है तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं आपके रिजल्ट को, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बच्चे बहुत चीजों में एनरोल्ड है का क्या मतलब? यही कहने का मतलब है कि बच्चा एमएससी भी कर रहा है उसके साथ तैयारी कर रहा है, बच्चा बीएड भी कर रहा है उसके साथ तैयारी कर रहा है, बच्चा ट्यूशंस भी ले रहा है उसके साथ भी तैयारी कर रहा है, बच्चा स्कूल में जॉब कर रहा है उसके साथ भी तैयारी कर रहा है, बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है उसके साथ भी तैयारी कर रहा है। तो अगर आप बहुत सारी जगह अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा समय ज्यादा लेकर और अपने आप माइंडली स्ट्रेटेजी बना के काम करिए। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं अपनी तैयारी को लेके तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशन से जुड़ सकते हैं। मुझे इस नंबर पे कॉल करिए जिसमें मैं आपको फॉर श्योर गाइड करूंगी कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहिए और एक अच्छी लेवल पे ले जाना चाहिए। मूविंग टू दी नेक्स्ट, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? आपकी कंसिस्टेंसी हैम्पर होती है कि यार आज 2 घंटे निकल गए, कल 1 घंटा निकल गया, परसों गायब, और उसके बाद नेक्स्ट मैम होली हो गई, मैम दिवाली हो गई, मैम हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है, मैम कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा हो गई तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ कंसिस्टेंसी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कम से कम 2 घंटा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 घंटा आप निकाल पाए। किस तरीके से निकालेंगे वो आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कुछ बच्चों को फोन आते हैं कि मैम हमने लास्ट टाइम पे स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं, एंड पे मैम अब हम देख रहे थे ये वाले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, मैम हमने तो टाइम ही नहीं दे पाए। हम स्टार्टिंग में भाई क्या कर रहे थे मैम? और हम तो बीएड में बिजी थे मैम, हम तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बिजी थे। अरे जो आपने शुरुआत में नहीं पढ़ा, अब एंड में 1 महीने में मैम आपको पानी में घोल के तो नहीं पिला देंगी ना। तो ये कुछ बच्चों के मतलब मेरे साथ जो बच्चों का कुछ एक्सपीरियंस है विच आई एम टेलिंग यू, और आई थिंक ये हमारे साथ ही नहीं, बिकॉज मैं तो इन पर्सन कांटेक्ट में रहती हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो तो मुझे पता रहता है कि आप लोगों की क्या जर्नी है। कहीं कहीं तो लोगों को पता ही नहीं रहता, बस फीस ली और हो गया काम बराबर, आप करते रहो अपना, टीचर अपना चलता रहेगा। हमारे ऐसा नहीं है, हम डिवोटेडली बच्चों से इन पर्सन जुड़े रहते हैं, इसलिए उनकी कहानियां हमें पता रहती है क्या प्रॉब्लम रहती है, कैसे उनको इंप्रूव करना है। तो ये ध्यान जरूर दीजिए कि आप कंसिस्टेंटली अपने लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा जरूर निकालिए पढ़ने के लिए, इन केस इफ यू आर एनरोल्ड इन समथिंग एल्स, एंड इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन समथिंग एल्स देन एटलीस्ट
6 घंटा निकालना है, कोशिश करिए मैक्स 8 और मिनिमम 6 निकालना ही निकालना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी एवरी डे की होनी चाहिए। किसी दिन 4 घंटा हो गई तैयारी कोई बात नहीं, किसी दिन 2 घंटा हो गई कोई बात नहीं, लेकिन होल्स नहीं होने चाहिए, रेड फ्लैग्स डेज के बीच में नहीं आने चाहिए कि नहीं पढ़ा, डिमोटिवेट हो गए, नहीं समझ में आया, ये नहीं होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ये 100% आपको हेल्प करेगा। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, उसके नोट्स अगर नहीं बना रहे तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, और अगर शॉर्ट नोट्स भी नहीं बना रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि एक रजिस्टर सेपरेट बना के रखिए। और अब इस समय तो देखो, आप देखो 25 में ही 3 पेपर होगा, 24 में 1 हो गया, 23 में 2 पेपर, तो 6 पेपर तो आपके पास यही होगा। इन्हीं के पीवाईक्यूज आप रिगरसली 4 से 5 बार रट लो, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब उसमें ये थोड़ा ना कि हम क्वेश्चन का आंसर रट रहे, अरे नहीं भाई, हम ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई है, क्वेश्चन से ऑप्शंस को किस तरीके से बनाया गया है, और हम उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में उस ऑप्शन को पाने के लिए क्या क्या थ्योरम्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, क्या उन 6 बार के जो पेपर हुए हैं क्या कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट रिपीट होकर डिफरेंट क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में आया है। ये सब चीजें तुम्हें सीखने को मिलती है अगर तुम 3 से 4 बार क्वेश्चंस को करते हो। यहाँ ये नहीं है कि 3 से 4 बार कहने का मतलब कि यार ये एक क्वेश्चन है, एक्स क्वेश्चन है, इसका 3rd आंसर है, ये याद रख। तो हियर दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दैट कि आप क्वेश्चन का ऑप्शन याद कर रहे हो, आप ये याद कर रहे हो कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे फ्रेम हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? तो क्वेश्चन के साथ समझना तभी होगा जब आप रिवीजन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्लेज अ मेजर रोल। बहुत जरूरी है प्रॉपर प्रैक्टिस करना। अब जैसे अप्लाइड में हर बार ये बोला जाता है कि अप्लाइड डिफिकल्ट आ रहा है, अप्लाइड टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है, प्योर के क्वेश्चंस जल्दी आते हैं, नो डाउट प्योर के क्वेश्चंस जल्दी आते हैं, लेकिन प्योर बहुत एनालिसिस चाहता है। सिमिलरली अप्लाइड इज टाइम टेकिंग। देखो, अपना किसी के भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो निगेटिव पॉइंट्स उसके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को कैसे ओवरकम करोगे? अप्लाइड की हर दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अप्लाइड की हर दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जिस हिसाब से आप अप्लाइड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अप्लाइड आपका मजबूत होता जाएगा। एटलीस्ट आप उन कैलकुलेशंस में, उन स्टेप्स में जल्दी आप समझ पाओगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करना है, कैसे उन स्टेप्स तक जाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइड पोर्शन। ये ना हो कि एग्जाम के दिन या एग्जाम से 2 महीने पहले आप अप्लाइड पढ़ रहे हो, और 2 महीने पहले पढ़ रहे हो तो फिर लगातार एग्जाम तक उसकी 2-2 घंटा देके प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करते रहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए। एक लास्ट पॉइंट रह गया है, नॉलेज ऑफ हाउ व्हाट यू आर डूइंग। अब बच्चे एनरोल तो कर लेते हैं कि CSI नेट के कोर्स के लिए हम जा रहे हैं, हमने कहीं एनरोलमेंट ले लिया, लेकिन उन्हें उनके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं रहती कि इस बार वाला एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है, कि नेक्स्ट वाला एग्जाम क्वालिफाई करना है, या इस एग्जाम को मैं किस तरीके से टारगेट कर रहा हूँ। आप फ्लो में पढ़ते रह जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस को अच्छे से आइडेंटिफाई करिए। सिलेबस के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, उनको आप ज्यादा मजबूत बनाइए, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए हैं उनको भी आप ये सोचिए कि उनको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। ये कोशिश जरूर करिए अपनी 6 महीने की जर्नी में कि पीवाईक्यूज को सेंटर्ड होके पीवाईक्यूज की तैयारी करिए। जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि मैम हमने थ्योरी तो पढ़ा के हमें पीवाईक्यूज नहीं हो पाते। क्यों भाई? थ्योरेटिकल एग्जाम है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते ना, ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो तुमने क्यों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी? तुम्हें थ्योरी ही पढ़नी थी तो तुमने BSc MSc में भी पढ़ रखी है, 6 महीना 1 साल लगा के क्यों थ्योरी पढ़ी? तो ये अपने आप से डाउट पूछिए कि क्या हम सही तैयारी कर रहे हैं, और आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, अपने से कर रहे हो, XYZ से कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान जरूर रखिए जब तक आप पीवाईक्यूज को रिगरसली रिसेंट ईयर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई मॉक और कोई फुल लेंथ टेस्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यही अवेयरनेस नहीं होगी कि आप किस एग्जाम को देने जा रहे हैं और उसके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम में कैसे आ रहा है, कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अब बच्चे मुझसे ज्यादातर ये पूछते हैं कि मैम अब जैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहा है तो हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर पाए, हम आगे की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट यू हैव टू इनबिल्ट इन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ताकि आप इस बार के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। नॉट टेलिंग यू वन थिंग मोर, अगर आपको फिर भी अगर अपने ऊपर डाउट हो रहा है, मेंटरशिप से जुड़ना है तो इस नंबर पे कॉल करिए। मेरे लाइव बैचेस या रिकॉर्डेड बैचेस का एक्सेस लेना है
तो भी आपको मेरे इसी नंबर पे कॉल करना होगा। बाकी ऐप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसको भी एक बार चेक करके मुझे पिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो कमेंट के द्वारा पूछो, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना के तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर लो। सो थैंक यू।